4.1 परिचय। विश्व को मोटे तौर पर दो प्रकार के स्थानों में विभाजित किया जा सकता है जहां लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र और शहर। लोगों ने शहरों में सामाजिक पहलुओं और परिवर्तनों को समझने और अध्ययन करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया है। इनमें से कुछ तरीकों में शहरों और उनके विकास का वर्णन करने के लिए श्रेणियां और रूपरेखा बनाना शामिल है। वे अक्सर साथ जाते हैं। समाज कैसे अधिक जटिल हो जाता है, इसका अध्ययन करना इस विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती हमारे दिमाग में और वास्तविक जीवन में शहर में रहने के प्रभावों और औद्योगिकरण के प्रभावों को अलग करने की कोशिश करना है। गिस्ट और फवा 1974। 4.2 शहरी जीवन के अध्ययन के दृष्टिकोण। शहरों में जीवन का अध्ययन करने के 3 मुख्य तरीके हैं। विशेषता जटिल दृष्टिकोण। इस पद्धति में हम शहरों की विशिष्ट विशेषताओं को देखते हैं, अक्सर उनकी तुलना करने के लिए संख्याओं का उपयोग करते हैं। इन लक्षणों में ऐसी चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे लोगों के पास क्या नौकरियां हैं, एक शहर कितना बड़ा है, वहां कितने लोग रहते हैं, कितनी भीड़ है, कितने समान या अलग लोग हैं, और पर्यावरण कैसा है। आदर्श प्रकार। इस विचार के 2 प्रकार के दृष्टिकोण हैं, गैरध्रुवीय और ध्रुवीय। गैरध्रुवीय, हम आदर्श प्रकार की अवधारणा का उपयोग न केवल शहरों के लिए बल्कि अन्य सामाजिक चीजों के लिए भी करते हैं। यह एक बना-बनाया विचार है जो किसी चीज के सही या आदर्श संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है। इस मामले में आदर्श का मतलब यह नहीं है कि हम यह कह रहे हैं कि एक चीज दूसरे से बेहतर है। यह इस बने-बनाए आदर्श के साथ वास्तविक उदाहरणों की तुलना करने का एक तरीका है। इसे गैरध्रुवीय आदर्श प्रकार का दृष्टिकोण कहा जाता है। ध्रुवीय या ग्रामीण शहरी सातत्य दृष्टिकोण, इसे ध्रुवीय आदर्श प्रकार के दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ हम वास्तविक उदाहरणों की तुलना 2 विपरीत चरम सीमाओं से करते हैं। हम मानते हैं कि इन 2 चरम सीमाओं के बीच एक सतत सीमा है जहां वास्तविक उदाहरण आते हैं। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में हम उन्हें अलग-अलग बक्सों में नहीं रखते हैं। एक से दूसरे में क्रमिक परिवर्तन होता है। जैसे जैसे कोई समुदाय बहुत पारंपरिक और एकजुट होने से अधिक आधुनिक और व्यक्तिवादी होने की ओर बढ़ता है, चीजें बदलती हैं। संस्कृति और संगठन के काम करने का तरीका बदल जाता है। लोग अपने बारे में अधिक और समुदाय के बारे में कम सोचने लगते हैं। धार्मिक और पवित्र चीजें कम महत्वपूर्ण हो जाती है और रोजमर्रा की जिंदगी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। रेडफील्ड ने ये टिप्पणियां 1930 के दशक की शुरुआत में युकाटन में किए गए अध्ययनों के आधार पर की। उन्होंने मेरिडा शहर, दजितास शहर, चैनकॉम के माया गांव और तुसिक के छोटे गांव जैसी जगहों को देखा। बॉक्स 4.1 आदर्श प्रकार। वास्तविक दुनिया का अध्ययन करना आसान बनाने के लिए आदर्श प्रकार बनाए गए हैं। प्रश्न। कई शोधकर्ता उन अवधारणाओं को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। उपयोग। परिणामस्वरूप उनके बयान अक्सर अस्पष्ट हो जाते हैं और अस्पष्ट। वेबर ने स्वयं उल्लेख किया है कि जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, इतिहासकारों में ऐसे कई शब्द हैं जो अस्पष्ट रचनाएं हैं। उचित अभिव्यक्ति के लिए अनजाने में महसूस की गई आवश्यकता को पूरा करें और उनकी अर्थ महसूस किया जाता है लेकिन स्पष्ट रूप से सोचा नहीं जाता। वेबर 1949, 92 से 3। तो हम कह सकते हैं कि आदर्श प्रकार एक उपकरण है जो न केवल हमारी सहायता करता है, वास्तविक दुनिया के प्रश्नों का विश्लेषण करने से भ्रम से बचने में भी मदद मिलती है।
और प्रयुक्त अवधारणाओं में अस्पष्टता हमारे विश्लेषण को अधिक सटीक बनाती है। आदर्श प्रकार शब्द वेबर की कार्यप्रणाली में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। निबंध को उन्होंने ऐतिहासिक समझने के एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया है। कॉन्फ़िगरेशन या विशिष्ट ऐतिहासिक समस्याएं। इग्नू 1991। ISO 03 समाजशास्त्रीय विचार खंड 4 इकाई 14। चिंतन एवं क्रिया 4.1। अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों से पता करें कि आपके क्षेत्र, यदि आप गांव या अर्धशहरी क्षेत्र में रहते हैं, से कितने लोग या तो पलायन कर चुके हैं और किन कारणों से। यदि आप एक शहर के निवासी हैं, तो अपने पड़ोस में कम से कम 10 परिवारों का साक्षात्कार लें कि वे इस शहर में कब आए और उनके परिवार के कितने सदस्य अभी भी अपने मूल स्थान पर हैं। अपने निष्कर्षों के आधार पर प्रवास और ग्रामीण सातत्य पर एक रिपोर्ट लिखें। अपने अध्ययन केंद्र में अकादमिक परामर्शदाता और अन्य छात्रों के साथ अपनी रिपोर्ट पर चर्चा करें। शीर्षक: भारत में प्रवासन और ग्रामीण शहरी सातत्य। परिचय। पूरे इतिहास में प्रवासन मानव समाज का एक प्रमुख पहलू रहा है। भारत में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन की घटना जनसांख्यिकीय और आर्थिक परिवर्तनों का एक प्रमुख चालक रही है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य मेरे परिवार और पड़ोस के अनुभवों के संदर्भ में प्रवास के पीछे के कारणों और ग्रामीण शहरी निरंतरता पर इसके प्रभाव का पता लगाना है। कार्यप्रणाली। इस रिपोर्ट के लिए डेटा एकत्र करने के लिए मैंने अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों और मेरे पड़ोस के 10 परिवारों के साथ साक्षात्कार आयोजित किए। इसका उद्देश्य प्रवासन की सीमा और इसके पीछे के कारणों को समझना था। जांच परिणाम। ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासन। मेरे परिवार में कई सदस्य पिछले कुछ वर्षों में हमारे गांव से पलायन कर चुके हैं। प्रवासन के लिए उद्धृत प्राथमिक कारणों में शामिल है: रोजगार के अवसर। प्रवास का सबसे आम कारण शहरी क्षेत्रों में बेहतर नौकरी की संभावनाओं की तलाश था। स्थिर रोजगार और उच्च आय की तलाश में परिवार के कई सदस्यों ने गांव छोड़ दिया। शिक्षा। कुछ व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक पहुंचने के लिए शहरी क्षेत्रों में चले गए जो गांव में उपलब्ध नहीं थे। बुनियादी ढांचा और सुविधाएं। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं, बिजली और अच्छी सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी ने भी कुछ लोगों को जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए प्रेरित किया। मेरे पड़ोस में ग्रामीण से शहरी प्रवास के रुझान। मेरे पड़ोस में, जो शहरी क्षेत्र में है, प्रवासन का पैटर्न थोड़ा अलग है। अधिकांश परिवार पीढ़ियों से शहर में रह रहे हैं, केवल कुछ ही ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर गए हैं। शहर में प्रवास के कारणों में शामिल है: ऐतिहासिक प्रवासन। मेरे पड़ोस में कई परिवार दशकों या पीढ़ियों से शहर में हैं। वे 20वीं सदी के मध्य में शहरीकरण की लहर के दौरान रोजगार और बेहतर जीवन स्थितियों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से चले गए। पारिवारिक एकीकरण। कुछ परिवार उन रिश्तेदारों से जुड़ने के लिए चले गए जो पहले से ही शहर में बस गए थे, जिससे समर्थन और अवसरों का एक नेटवर्क तैयार हुआ। शहरी सुविधाएं। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और समग्र शहरी सुविधाओं तक पहुंचने परिवारों को शहर की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहस। धक्का और खींच कारक। मेरे परिवार और पड़ोस में देखे गए प्रवासन पैटर्न दबाव और खिंचाव कारकों की परस्पर क्रिया को दर्शाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित आर्थिक अवसर और बुनियादी सुविधाएं जैसे दबाव कारक व्यक्तियों और परिवारों को उनके मूल स्थानों से दूर ले जाते हैं।
इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में बेहतर नौकरियां और सुविधाएं समेत अन्य कारक उन्हें शहरों की ओर आकर्षित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव। प्रवासन का ग्रामीण क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा है। मेरे गांव में बाहरी प्रवासन के कारण कामकाजी उम्र की आबादी में गिरावट आई है, जिससे कृषि उत्पादकता और सामुदायिक गतिशीलता प्रभावित हुई है। हालांकि कुछ परिवार जो शहरी क्षेत्रों में चले गए हैं, वे अपने मूल स्थानों के साथ संबंध बनाए रखते हैं, धन भेजते हैं और स्थानीय विकास परियोजनाओं में निवेश करते हैं। शहरीकरण और सामाजिक एकीकरण। मेरे शहरी पड़ोस में पीढ़ियों पहले स्थानांतरित हुए परिवारों की निरंतर उपस्थिति ने शहर के सामाजिक ताने-बाने में योगदान दिया है। ये परिवार अपनी ग्रामीण जड़ों को संरक्षित करते हुए शहरी संस्कृति में एकीकृत हो गए हैं। उन्होंने शहर की अर्थव्यवस्था और विविधता में योगदान देकर शहर के विकास में भी भूमिका निभाई है। नीति क्रियान्वयन। नीति निर्माताओं के लिए प्रवासन की जटिल गतिशीलता को पहचानना महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे में सुधार और रोजगार के अवसर पैदा करने सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दबाव कारकों को संबोधित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों को किफायती आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रदान करके प्रवासियों की आमद को संभालने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष। प्रवासन एक बहुआयामी घटना है जो भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। प्रवासन के कारण आर्थिक अवसरों से लेकर बेहतर सुविधाओं और शिक्षा तक पहुंच तक अलग-अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे परिवार के अनुभव और मेरे शहरी पड़ोस में प्रवास के रुझान इस प्रक्रिया की गतिशील प्रकृति को दर्शाते हैं। एक संतुलित और टिकाऊ ग्रामीण शहरी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास और शहरी विस्तार की योजना बनाते समय नीति निर्माताओं के लिए इन जटिलताओं पर विचार करना अनिवार्य है। यह रिपोर्ट भारत में प्रवासन के बड़े आख्यान में एक छोटी खिड़की के रूप में कार्य करती है, एक ऐसा विषय जो देश के जनसांख्यिकीय और आर्थिक परिदृश्य को आकार देता रहता है। 4.3 स्पष्टीकरण। सरल शब्दों में रेडफील्ड की योजना एक आदर्श प्रकार को परिभाषित करती है, जिसे लोक समाज के रूप में जाना जाता है, जो शहरी समाज के पूर्ण विपरीत है। यह आदर्श प्रकार हमारे दिमाग में बनाई गई एक अवधारणा है और वास्तव में कोई भी समाज इससे बिल्कुल मेल नहीं खाता है। इसे वास्तविक समाजों को बेहतर ढंग से समझने और विशिष्ट परिस्थितियों में समाज के बारे में आम तौर पर क्या सच हो सकता है, इसके बारे में विचार देने में मदद करने के लिए बनाया गया है। रेडफील्ड 1947। लोक समाज की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। यह छोटा, अलग-थलग, अशिक्षित है और इसमें सभी लोग एक जैसे हैं। इस समाज के लोग अपने समूह से मजबूती से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस समाज में जीवन का तरीका पारंपरिक, सहज, प्रश्न रहित और व्यक्तिगत है। बौद्धिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने और सोचने का कोई कानून या आदत नहीं है। पारिवारिक रिश्ते केंद्रीय हैं और परिवार कार्रवाई की मुख्य इकाई है। पवित्र चीजें धर्मनिरपेक्ष मामलों से अधिक महत्वपूर्ण हैं और अर्थव्यवस्था बाजार व्यवस्था के बजाय सामाजिक स्थिति पर आधारित है। रेडफील्ड अपनी चर्चा में मुख्य रूप से लोक समाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह लोक समाज की उन विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो इसे हमारे जैसे समाजों से अलग करती है। वह वास्तव में एक आदर्श प्रकार के रूप में शहरी समाज के बारे में बात नहीं करता है और स्पष्ट रूप से इसका नाम नहीं लेता है। इसके बजाय वह आमतौर पर इसे आधुनिक शहरीकृत समाज या ऐसा ही कुछ कहते हैं। हालांकि यह निहित है
कि यह आदर्श प्रकार सामान्य रूप से शहरीकृत समाज का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक पश्चिमी समाज इसका निकटतम मेल है। शहरी समाज शब्द संभवतः आदर्श प्रकार का बेहतर वर्णन करेगा। रेडफील्ड ने शिकागो विश्वविद्यालय में अपने पाठ्यक्रम द फोक सोसाइटी के लिए एक आरेख भी बनाया, चित्र 4.1। उन्होंने इस आरेख को द ट्राइबलर्बन कॉन्टिनम नाम दिया। इस आंकड़े में वे समाज जो प्रकृति में अधिक लोग हैं, बाईं ओर हैं। जब आप बाएं से दाएं पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे आदिम समाज ऐतिहासिक रूप से शहरीकृत समाजों या अन्य विशेष प्रकारों में बदल गए हैं। आरेख दिखाता है कि ये विभिन्न प्रकार एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। एरिक्सन 1954। मेन, टॉनीज और दुर्खीम पहले वैचारिक योजनाएं लेकर आए थे जिन्होंने सामाजिक विशेषताओं में महत्वपूर्ण अंतरों को उजागर किया था। रेडफील्ड ने इन योजनाओं से तत्व लिए और उन्हें ध्रुवीय प्रकारों के निश्चित लक्षण बनाने के लिए संबंधित अन्य योजनाओं के साथ संयोजित किया। एक चीज जिसने रेडफील्ड के शोध को प्रभावित किया वह अनुभवजन्य तरीकों पर उनका ध्यान केंद्रित करना था। उन्होंने युकाटन में एक फील्ड प्रोजेक्ट चलाया जहां उन्होंने एक विशिष्ट परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए समुदायों की एक श्रृंखला का चयन किया और उनका अध्ययन किया। उनके द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रकार की विशेषताएं इस परिकल्पना का सुझाव देती हैं। चिंतन और कार्रवाई 4.2। चार्ल्स डिकेंस का द टेल ऑफ टू सिटीज या खुशवंत सिंह का दिल्ली या दुनिया के प्रमुख शहरों के विवरण वाला कोई अन्य उपन्यास पढ़े। आपके द्वारा अभी पढ़ी गई अध्ययन सामग्री के संदर्भ में इस उपन्यास में शहर का वर्णन किस प्रकार किया गया है, इसका विश्लेषण लिखें। अपने विश्लेषण को अपने अध्ययन केंद्र के अन्य शिक्षार्थियों के साथ साझा करें। इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक काल्पनिक छात्र के रूप में मैं एक उपन्यास में एक प्रमुख शहर के चित्रण का विश्लेषण करने का कार्य करूंगा, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस द्वारा द टेल ऑफ टू सिटीज या खुशवंत सिंह द्वारा दिल्ली। प्रदान की गई अध्ययन सामग्री पर ध्यान देने के साथ यहाँ मेरा विश्लेषण है। शीर्षक: 2 शहरों की कहानी, शहरी विरोधाभासों की एक साहित्यिक खोज। परिचय: साहित्य के क्षेत्र में शहरों ने अक्सर मानवीय स्थिति को प्रतिबिंबित करने और आकार देने वाली सेटिंग्स के रूप में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है। चार्ल्स डिकेंस की ए टेल ऑफ टू सिटीज कोई अपवाद नहीं है और यह फ्रांसीसी क्रांति के कठिन समय के दौरान लंदन और पेरिस के शहरों को उत्कृष्टता से चित्रित करती है। यह विश्लेषण उपन्यास में इन 2 शहरों के चित्रण पर प्रकाश डालेगा, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला जाएगा कि डिकेंस की कथा हमारी अध्ययन सामग्री में चर्चा किए गए विषयों और अवधारणाओं के साथ कैसे मेल खाती है। शहरीकरण और सामाजिक असमानता। हमारी अध्ययन सामग्री का एक केंद्रीय विषय शहरीकरण और सामाजिक असमानता के बीच संबंध है। उपन्यास में डिकेंस द्वारा लंदन का चित्रण इस संबंध का एक स्पष्ट उदाहरण है। 18वीं सदी के लंदन में हम अमीर और गरीब के बीच भारी असमानता देखते हैं, जहां समृद्ध अभिजात वर्ग विलासिता में रहता है जबकि श्रमिक वर्ग को घोर गरीबी का सामना करना पड़ता है। इस स्पष्ट विरोधाभास का उदाहरण एक विशेषाधिकार प्राप्त अभिजात चार्ल्स डार्ने और एक भ्रमित वकील सिडनी कार्टन के चरित्रों से मिलता है। पेरिस में सेंट एंटोनी जिले जैसे गंदे इलाकों का डिकेंस का विशद वर्णन शहरीकरण और असमानता के परिणामों को और स्पष्ट करता है। पेरिस की जनता की गरीबी और हताशा स्पष्ट है, जो उस युग के शहरी जीवन की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाती है। एक चरित्र के रूप में शहर की भूमिका। हमारी अध्ययन सामग्री में हमने साहित्य में एक चरित्र के रूप में शहर की अवधारणा के बारे में सीखा। लंदन और पेरिस
जैसा कि ये टेल ऑफ टू सिटीज में दर्शाया गया है, महज पृष्ठभूमि नहीं है। वे गतिशील संस्थाएं हैं जो पात्रों और कथानक को प्रभावित करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शहर स्वयं सांस लेते हैं, विकसित होते हैं और अपने भीतर घट रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। लंदन स्थिरता और परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा शहर जहां वर्ग संरचनाएं गहराई से जमी हुई है। इसके विपरीत पेरिस क्रांति, उथल-पुथल और न्याय की खोज का प्रतीक है। उपन्यास का शीर्षक ही अपने आप में पात्रों के रूप में इन शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। सांस्कृतिक विविधता और संघर्ष। हमारी अध्ययन सामग्री शहरों के भीतर सांस्कृतिक विविधता और संघर्ष की संभावना पर भी जोर देती है। डिकेंस ने लंदन और पेरिस दोनों में इस विविधता को दर्शाया है। लंदन में हमारा सामना विभिन्न सामाजिक स्तरों के पात्रों से होता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी आवाज और दृष्टिकोण होता है। पेरिस में क्रांतिकारी उत्साह विभिन्न पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों को एक समान उद्देश्य से एकजुट करता है। उपन्यास के पात्र, जैसे मैडम डिफार्गे और उनके क्रांतिकारी साथी, बताते हैं कि कैसे शहरी सेटिंग्स एकता और संघर्ष दोनों के लिए क्रूसिबल के रूप में काम कर सकती हैं। पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के बीच टकराव, जिसका प्रतीक स्वयं शहर है, कहानी को आगे बढ़ाता है। निष्कर्ष। अंत में चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखित ए टेल ऑफ टू सिटीज हमारी अध्ययन सामग्री में उल्लिखित विषयों और अवधारणाओं के साथ संरेखित करते हुए शहरी जीवन की एक समृद्ध और स्तरित खोज प्रदान करती है। डिकेंस का लंदन और पेरिस को अपने आप में पात्रों के रूप में चित्रित करना, सामाजिक असमानता का चित्रण और सांस्कृतिक विविधता और संघर्ष की खोज, ये सभी शहरी आख्यानों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं जिनका हमने अध्ययन किया है। इग्नू में एक छात्र के रूप में मैं साथी शिक्षार्थियों को साहित्य में शहरी गतिशीलता की उनकी समझ को गहरा करने के साधन के रूप में इस उपन्यास से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। डिकेंस का कालातीत कार्य एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि शहर केवल भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि जीवित, सांस लेने वाली संस्थाएं हैं जो मानव अनुभव से आकार लेते हैं और आकार लेते हैं। ए टेल ऑफ टू सिटीज के माध्यम से हम शहरों और समाज के बीच जटिल अंतर्संबंध में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, जो हमारी लगातार विकसित हो रही दुनिया में स्थायी प्रासंगिकता का विषय है। 4.4 लुईस लोक अवधारणा और अनुसंधान में इसके महत्व पर चर्चा करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि यह अवधारणा आदर्श है और इसके अनुमानी मूल्य के आधार पर परिभाषित की गई है, जिसका अर्थ है एक शोध उपकरण के रूप में इसकी उपयोगिता। उन्होंने 1952 से माइनर के काम का हवाला देते हुए सांस्कृतिक परिवर्तन और सांस्कृतिक विश्लेषण के अध्ययन में वैचारिक ढांचे की उपयोगिता की आलोचना की। सामाजिक परिवर्तन का लोकशहरी विचार मुख्य रूप से परिवर्तन के चालक के रूप में शहर पर ध्यान केंद्रित करता है, अक्सर अन्य आंतरिक या बाहरी कारकों की उपेक्षा करता है। संस्कृति परिवर्तन आवश्यक रूप से लोकशहरी प्रगति का अनुसरण नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें ग्रामीण तत्वों की विविधता में वृद्धि या कमी शामिल हो सकती है, जैसे कि टेपोज़ट्लान में हल, जिसने क्षेत्र का शहरीकरण नहीं किया बल्कि इसकी ग्रामीण संस्कृति को समृद्ध किया। रेडफील्ड लोक समाजों को अन्योन्याश्रित के रूप में परिभाषित करने के लिए कुछ मानदंड मानते हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्र चर के रूप में बेहतर समझा जा सकता है। लोकशहरी वर्गीकरण प्रणाली तथाकथित आदिम लोगों के बीच जीवन के विभिन्न तरीकों और मूल्य प्रणालियों को अस्पष्ट कर देती है। उपयोग किए गए मानदंड समाज के औपचारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो सभी शहरी समाजों को एक जैसा बना सकते हैं।
लोक शहरी वर्गीकरण क्षेत्र अनुसंधान का मार्गदर्शन करने में सीमित है, क्योंकि यह चयनात्मक रूप से वर्गीकृत करता है और संस्कृति के औपचारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, मनोवैज्ञानिक डेटा की उपेक्षा करता है और लोगों के चरित्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करने में विफल रहता है। इसमें मूल्य निर्णय शामिल है, जो आदिम लोगों के विचार को महान जंगली के रूप में प्रतिबिंबित करते हैं, और यह विश्वास है कि सभ्यता मानव जाति के पतन की ओर ले जाती है, जो रूसो की धारणाओं की याद दिलाती है। 4.5 निष्कर्ष। इस खंड में हमने आपको ग्रामीण शहरी सातत्य की सीधी और संक्षिप्त समझ दी है। यह अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि मानव बस्तियों को मोटे तौर पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ग्रामीण और शहरी। इस पूरे अध्याय में आपने शहरी घटनाओं के अध्ययन के 2 मुख्य तरीकों के बारे में सीखा है। एक को विशेषता जटिल दृष्टिकोण कहा जाता है और दूसरे को आदर्श प्रकार दृष्टिकोण कहा जाता है। आदर्श प्रकार के दृष्टिकोण को आगे 2 उपश्रेणियों में विभाजित किया गया है, गैर ध्रुवीय और ध्रुवीय या ग्रामीण शहरी सातत्य दृष्टिकोण। हमने लोक समाज और ग्रामीण शहरी सातत्य के अध्ययन में रॉबर्ट रेडफील्ड के महत्वपूर्ण योगदान पर भी चर्चा की है। अंत में हमने यह सुनिश्चित करने के लिए इस दृष्टिकोण की एक आलोचना प्रदान की है कि आपको इस विषय की व्यापक समझ है।